हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है शर्लॉक होम्स द केस ऑफ सिल्क स्टॉकिंग। ये मूवी शर्लॉक होम्स डिटेक्टिव की मिस्ट्री मूवीज में से एक है और इस मूवी का सस्पेंस आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम शर्लॉक होम्स को देखते हैं। शर्लॉक ने अब केसेस लेना लगभग बंद कर दिया है और ड्रग्स के नशे के कारण शर्लॉक की जिंदगी पहले की तरह नहीं रही। वहीं सुबह सुबह कुछ लोगों को रास्ते के बीचों बीच किसी अनजान लड़की की लाश मिलती है जिसे बेरहमी से मारा गया था। फिर सीन डॉक्टर जॉन वॉटसन की तरफ आता है। वॉटसन को इधर लेस्ट्रेट ने बुलाया होता है और इसी कमरे में फॉरेंसिक डॉक्टर माइकल भी मौजूद होते हैं। माइकल उसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे जिस लड़की की लाश रास्ते में पड़ी थी। इस लड़की के गले के बीचों बीच एक रेशम का कपड़ा कसके बांधा हुआ था और इसी से लड़की की मौत हुई थी। माइकल लड़की की लाश को जांच कर इस नतीजे पर पहुंचता है कि लड़की एक वैश्या थी, क्योंकि इस लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं वो आमतौर पर वैश्याएं पहना करती थी। वहीं लड़की के घुटनों के पास घाव के निशान थे। इसे देख माइकल बताते हैं कि जरूर इस वैश्या के किसी क्लाइंट ने इसके साथ गलत करने की कोशिश में इसे मार डाला होगा। ज्यादातर केसेस में वैश्याओं के साथ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ शर्लॉक को थोड़ा होश आता है और शर्लॉक क्लब से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में शर्लॉक की मुलाकात वॉटसन से होती है। वॉटसन को पता था कि शर्लॉक हर सुबह इसी रेस्टोरेंट में आता है, इसलिए वॉटसन ने शर्लॉक का पीछा किया था। शर्लॉक कहता है, इस बार तुम्हें मुझसे क्या काम है? वॉटसन कहता है, दरअसल एक केस है जिसे सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। असल में पुलिस को एक 16 साल की लड़की की लाश मिली है। ऐसा कहकर वॉटसन शर्लॉक की तरफ उस लड़की की फोटो रखता है। लेकिन अब शर्लॉक को किसी भी केस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए शर्लॉक इस केस को पहली ही नजर में रिजेक्ट कर देता है और इससे डिसअपॉइंट होकर वॉटसन यहाँ से चला जाता है। वॉटसन के जाते ही शर्लॉक उस लड़की की फोटो को ठीक से देखता है और इसे देख शर्लॉक के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। इसके बाद शर्लॉक जल्दी से अपने घर 221B में पहुंचता है। यहाँ शर्लॉक सभी पुराने केसेस या इंसिडेंट से रिलेटेड न्यूज़पेपर रखा करता था। इधर शर्लॉक को काफी ढूंढने पर उसके काम की न्यूज मिल जाती है और अब शर्लॉक सीधा मॉर्चरी जाकर उस लड़की की लाश का चेहरा देखता है कि उतने में ही वहाँ पर डॉक्टर वॉटसन आ जाते हैं। इसे देख शर्लॉक वॉटसन की तारीफ करता है, क्योंकि वॉटसन पहले ही जान जाता था कि शर्लॉक उसे कहाँ मिलेगा। अब शर्लॉक उस लड़की की लाश को बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। वहीं वॉटसन शर्लॉक को लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनाता है जिसके अनुसार लड़की एक वैश्या थी। लेकिन शर्लॉक कहता है, गलत, ये लड़की कोई वैश्या नहीं थी। इवन इसने जो कपड़े पहने हैं वो शायद किलर ने इसे मारने के बाद पहनाए हैं, क्योंकि वैश्याओं के दांत और नाखून इतने साफ नहीं होते। ऐसा कहते ही शर्लॉक को उस लड़की के मुंह में कुछ दिखता है और यहाँ शर्लॉक उसके मुंह से एक काफी अंदर तक घुसा हुआ कपड़ा निकालता है। इसे देख इन्हें यकीन नहीं होता। शर्लॉक कहता है, लेस्ट्रेट को इन्फॉर्म करो, हमें लेडी एलिस पेंट्री की लाश से एक रेशम का कपड़ा मिला है। ऐसा कहकर शर्लॉक वॉटसन को वो न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें एलिस की तस्वीर थी। शर्लॉक बताता है कि एलिस कोई वैश्या नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर जर्नल और उनकी वाइफ लॉरेन की बेटी है। जर्नल की वाइफ लॉरेन एक डचेस है और वह लड़कियों को डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी करवा रही है। असल में ये डांस लंदन के राजा के आने पर उनके पैलेस में परफॉर्म किया जाएगा। इधर लॉरेन देखती है कि उसकी बेटी एलिस गायब थी, तो इसीलिए लॉरेन रॉबर्टा नाम की दूसरी डांसर को एलिस का रोल प्ले करने कहती है। तभी लॉरेन के पास उनका बटलर उन्हें कुछ बताने आता है और फिर लॉरेन को वहां से निकलना पड़ता है। दरअसल लॉरेन से मिलने इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट आए थे। लेस्ट्रेट बताते हैं कि हमें सड़क के किनारे लाश मिली है और ऐसा शक है कि वो लाश आपकी बेटी की है। तो इधर लॉरेन को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी लॉरेन बॉडी को चेक करने इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट के साथ मॉर्चरी पहुंचती है और यहाँ लाश को देखते ही लॉरेन, जो अब तक काफी खुश थी, उसका चेहरा उदासी से भर जाता है। मतलब ये लाश सच में उसी की बेटी एलिस की है। लेकिन यहाँ जब लॉरेन एलिस से मिले कपड़ों को देखती है तो वो बताती है कि ये कपड़े एलिस के नहीं है, जिससे शर्लॉक होम्स की थ्योरी सही साबित होती है। इसके बाद मैडम लॉरेन अपनी बेटी के डेथ के गम को लिए वहाँ से चली जाती हैं। आगे शर्लॉक भी वॉटसन के साथ घर पहुंचता है। यहाँ आते ही शर्लॉक लॉरेन के हस्बैंड जॉर्ज के बारे में पता करने जुट जाता है। दरअसल शर्लॉक को पता था कि एलिस की मौत की खबर सुनकर जो अगला आदमी उनके पास आएगा वो जरूर जॉर्ज होगा, और होता भी ऐसा ही है। जनरल जॉर्ज इनसे मिलने इनके घर आते हैं। जॉर्ज कहता है, मैं अपनी बेटी के किलर को कैसे भी ढूंढना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए कितने भी पैसे लगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बस आप उसके हत्यारे को ढूंढ निकालिए।
शर्लॉक कहता है, ऑफ कोर्स मैं ढूंढ निकालूंगा, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि मुझे इस केस को सॉल्व करने की पूरी छूट चाहिए, यानी कि मैं आपकी फैमिली में किसी से भी कभी भी तहकीकात कर सकता हूँ, इसकी कोई बंदिश नहीं होगी। तो जॉर्ज इस पर मान जाता है। फिर इसके अगली सुबह ही शर्लॉक जॉर्ज के मेंशन में पहुंचता है। यहाँ लेस्ट्रेड शर्लॉक को एलिस के कमरे की तरफ ले चलती हैं। इधर आते ही शर्लॉक इस कमरे में रखे हर एक सामान की तरफ गौर से देखता है और तभी शर्लॉक को बालकनी के उस तरफ कुछ नोटिस होता है। शर्लॉक खिड़की खोलकर बालकनी के बाहर जाकर लेस्ट्रेड को नीचे रखे सिगरेट और दारू की बोतल दिखाता है। शर्लॉक कहता है, इस बोतल के फिंगरप्रिंट की जाँच करवाइए। यहाँ 4 सिगरेट है, जिसमें से 2 सिगरेट को होल्डर में डालकर बुझाया गया है, वहीं बचे 2 सिगरेट को पांव से कुचलकर, मतलब ये 4 सिगरेट 2 अलग अलग आदमियों ने पिए हैं। यहाँ स्ट्रगल का भी कोई निशान नहीं, यानी किलर एलिस को आसानी से उठाकर ले गया था। वहीं रिपोर्ट के अनुसार एलिस ने मरने से ठीक पहले चॉकलेट खाई थी, जरूर उसी चॉकलेट में किलर ने बेहोशी की दवा मिलाई होगी। ऐसा कहकर शर्लॉक आगे कहता है कि किलर एलिस के जान पहचान वाला ही होगा, जो एलिस के पूरे घर से वाकिफ था, इसलिए एलिस के हर एक फैमिली मेंबर के फिंगरप्रिंट्स जमा करो, किसी एक को भी मत छोड़ना। आगे शर्लॉक घर के बटलर को शराब की बोतल के बारे में बताता है। तब बटलर कहता है वो बोतल घर के मालिक यानी जनरल जॉर्ज संडे की रात को 11 बजे ले गए थे, शायद वह गलती से उसे बालकनी में भूल गए होंगे। तो शर्लॉक इस जानकारी के लिए बटलर का थैंक्स करता है। इसके बाद उस घर के सभी सदस्यों के फिंगरप्रिंट्स जमा होते हैं। शर्लॉक मिस लॉरेन और जॉर्ज से तहकीकात करता है, तो इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों एलिस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शर्लॉक जॉर्ज से पूछता है कि वो संडे की रात कितने बजे सोने गया था। जॉर्ज कहता है 12 बजे तक मैं पूरी तरह से सो चुका था। शर्लॉक कहता है 12 बजे के ठीक बाद किलर एलिस के कमरे में आकर उसे किडनैप करके ले गया। उस वक्त एलिस अपने कमरे की छत में बैठकर आपके कमरे से चुराई हुई सिगरेट और विस्की पी रही थी, लेकिन किलर ने जब उसे अगवा किया तो विस्की और सिगरेट छत में ही छूट गए। यहाँ अजीब बात यह है कि किलर को अच्छे से मालूम था कि एलिस के रूम का स्ट्रक्चर कैसा है और पीछे से भागने का दरवाजा किस तरफ से है, इसलिए इसके बहुत चांसेस है कि किलर इसी घर का कोई सदस्य है। ऐसा कहकर शर्लॉक उस मेंशन से निकल जाता है और सीधा वॉटसन के घर पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉटसन की बहुत जल्द जेनी नाम की साइकेट्रिस्ट से शादी होने वाली थी, लेकिन शर्लॉक जेनी से कभी मिल नहीं पाया था, इसलिए आज इन दोनों ने एक साथ शर्लॉक को डिनर में इनवाइट किया है। यहाँ डिनर के वक्त जेनी शर्लॉक से घुलने मिलने का ट्राई करती है, लेकिन शर्लॉक को लड़कियों से बॉन्डिंग बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मानना था कि लड़कियां सिर्फ समय की बर्बादी होती हैं और इसलिए शर्लॉक कभी भी शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ फोन की बेल रिंग होती है, जिसके बाद शर्लॉक और वॉटसन को एक जगह बुलाया जाता है। यहाँ लेस्ट्रेड शर्लॉक को शहर के एक और अमीर आदमी लॉर्ड मेसिंगन से मिलवाता है और बताता है कि इनकी बेटी जॉर्जिना ठीक 9 बजे डांस रिहर्सल के बाद घर आई थी और फिर अचानक से वो अपने घर से कहाँ गायब हो गई, किसी को नहीं पता। दोस्तों, यहाँ हम समझ पाते हैं कि जॉर्जिना भी उसी डांस ग्रुप की मेंबर थी जिसे मिस लॉरेन प्रैक्टिस करवाती थी। तभी वहाँ जॉर्जिना के कमरे से रॉबर्टा आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्टा जॉर्जिना की छोटी बहन है। इधर रॉबर्टा नीचे आकर शर्लॉक से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी बहन को किसी तरह ढूंढ निकाले। तो इसके बाद शर्लॉक जॉर्जिना के कमरे को देखने जाता है जहाँ से वो गायब हुई थी। यहाँ शर्लॉक अपने दोनों साथियों को बाहर रोककर खुद जॉर्जिना के कमरे में अकेला जाता है और इधर बेड के नीचे फर्श के पास शर्लॉक को एक व्हाइट परत दिखती है। वहीं बाहर जब काफी समय से शर्लॉक बाहर नहीं निकलता तो जॉन और लेस्ट्रेड शर्लॉक को ढूंढने कमरे के अंदर जाती हैं। तब वहाँ शर्लॉक कमरे के सीक्रेट रूफ में था और वो परत जो शर्लॉक को मिली थी वो इसी रूफ से निकली थी। शर्लॉक रूफ की सीलिंग को अच्छे से चेक करता है तो इस सीलिंग में एक दरवाजा था जो डायरेक्ट बाहर जाकर खुलता था। वहीं घर के अंदर जॉर्जिना की माँ जॉर्जिना के गायब होने के बाद से ही थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तभी शर्लॉक कमरे में आकर कहता है कि ये बात पक्की है कि जॉर्जिना को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसे सुन जॉर्जिना की माँ और भी बड़े सदमे में चली जाती है। बाहर आकर लेस्ट्रेड कहता है हमें जॉर्जिना को किसी तरह जल्द से जल्द ढूंढना होगा, लेकिन शर्लॉक कहता है जॉर्जिना
कब की मर चुकी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसे किलर ने अब तक मार डाला होगा। इसे सुन लेस्ट्रेड और वॉटसन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह एक खंबे में किसी लड़की की लाश रस्सी से बंधी हुई मिलती है और यही लड़की जॉर्जिना थी। जॉर्जिना की लाश को चेक करके शर्लॉक कहता है, जैसा मुझे शक था, जॉर्जिना को भी किलर ने एलिस की तरह क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सबसे पहले बेहोश किया था और फिर उसकी किडनैपिंग की थी। साथ ही किलर को दोनों के घर के बारे में बहुत सटीक तरह की जानकारी थी। संक्षिप्त में कहे तो दोनों का किलर कोई एक ही आदमी है और किलर दोनों को अच्छी तरह से जानता था। आगे जॉर्जिना की फैमिली को जॉर्जिना की लाश कंफर्म करने बुलाया जाता है। तो यहाँ रॉबर्टा जॉर्जिना की लाश को कंफर्म कर देती है, लेकिन कहती है कि ये कपड़े जो जॉर्जिना से मिले हैं वो उसके नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में लेस्ट्रेड, शर्लॉक और वॉटसन पुलिस डिपार्टमेंट में होती हैं कि तभी एक ऑफिसर आकर इन्हें बताता है कि जॉर्जिना ने जो कपड़े पहने थे वो असल में पिछली विक्टिम एलिस के थे। तो शर्लॉक इस बात को पहले से ही जानता था। शर्लॉक लेस्ट्रेड से कहता है कि आपको अपने बची कुची आदमियों को सड़कों में तैनात कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार हमारा सामना एक साइकोपाथ से हुआ है। ऐसा कहकर शर्लॉक साइको किलर से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगता है, जिससे शर्लॉक को पता चलता है कि हर साइकोपाथ की एक फैंटेसी होती है जिसे रियलिटी में तब्दील करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आगे शर्लॉक लेस्ट्रेड को बताता है कि तुमने एक बात नोटिस की कि एलिस की ड्रेस जॉर्जिना को हर एंगल से फिट आ रही थी, यानी किलर ने जानबूझकर जॉर्जिना जितनी हाइट और वजन वाली लड़की को चुना। मतलब किलर के पास काफी पैनी नजर है, जिससे वो किसी को भी एक ही बार में देखकर उसका सारा नाप बता सकता है। ऐसी कला ज्यादातर कपड़े बनाने वाले लोगों के पास होती है, और क्योंकि ये किलर सिर्फ अमीर घर की औरतों को ही टारगेट करता है, तो हो सकता है कि ये अमीर लड़कियों की ही ड्रेस बनाता हो। लेस्ट्रेड कहता है, लेकिन आखिर ड्रेस मेकर लड़कियों को क्यों मारेगा? शर्लॉक बताता है, हर एक साइकोपाथ की मानसिक दशा कुछ ऐसी होती है कि इन्हें अजीब अजीब काम करने में खुशी का एहसास होता है। हमारा किलर भी उन्हीं में से एक है। किलर लड़कियों को किडनैप करने के बाद उनकी बॉडी को कपड़े से अच्छी तरह बांधता है ताकि वह कोई मूवमेंट ना कर सके। फिर उनके मुंह के अंदर कपड़े को फंसाता है, जिससे लड़कियां तड़पने लगती हैं, और इसी तड़पाहट को सुन किलर का डोपामिन लेवल बूस्ट हो जाता है। और इसी तड़पाने की आवाज को बढ़ाने के लिए किलर अपने विक्टिम्स के गले के नीचे दूसरा कपड़ा धीरे धीरे कसने लगता है, जिससे उसके विक्टिम की धीरे धीरे मौत हो जाती है। इतना करने के बाद किलर अपनी उस विक्टिम को पिछली विक्टिम की ड्रेस पहना देता है। इस सब को कर कर किलर हमें ये दिखाना चाहता है कि वो अपने काम में कितना परफेक्ट है। इवन उसने कोई ट्रेसेस भी नहीं छोड़ा और ना ही अपने विक्टिम्स के साथ फिजिकल हुआ। मतलब किलर एक बीमार आदमी तो है, लेकिन उसका उसके मन पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, जिस कारण वो हमारे अभी तक पकड़ में नहीं आया। ऐसा कहकर शर्लॉक बैठ जाता है और लेस्ट्रेड अपने ऑफिसर्स को काम में लगने कहता है, जिसके बाद शर्लॉक और वॉटसन ऑफिस से बाहर निकलती हैं। यहाँ शर्लॉक वॉटसन को बताता है, मैंने अभी तक लेस्ट्रेड को और बाकी ऑफिसर्स को एक बात नहीं बताई। वॉटसन कहता है, वो क्या? शर्लॉक कहता है, किलर ने जॉर्जिना को मारकर उसे एलिस की ड्रेस पहनाई थी, तो इस लॉजिक के हिसाब से एलिस के पास हमें जो ड्रेस मिली थी वो भी किलर ने अपने किसी न किसी विक्टिम को मारकर पहनाई होगी। हमें उस विक्टिम को ढूंढना होगा, क्योंकि कोई भी किलर अपना सबसे पहला मर्डर परफेक्टली नहीं करता। किलर ने जरूर फर्स्ट विक्टिम की डेड बॉडी में कोई ना कोई क्लू छोड़े होंगे। ऐसा कहकर शर्लॉक वहाँ से सीधा मॉर्चरी जाता है और एलिस से मिले हुए कपड़ों की अच्छे से जांच करने लगता है। इन कपड़ों से इतना तो साफ था कि ये जिस भी विक्टिम के कपड़े थे वो वैश्यावृत्ति से जुड़ी हुई थी। तभी इधर वॉटसन को उस कपड़े से एक स्लिप मिलती है। जब शर्लॉक इस स्लिप को पढ़ता है तो इसमें किसी बिल्डिंग का नाम लिखा था। वॉटसन बताता है कि बिल्डिंग कंपनी शहर के किनारे शूज बेचती है और ये उन्हीं के कंपनी की स्लिप होगी। शर्लॉक कहता है, तुम उस कंपनी में जाओ और वहाँ के मैनेजर से पूछो कि क्या उन्होंने किसी 5 फुट 5 हाइट की लड़की को देखा है जिसकी उम्र 20 से कम थी और फिलहाल कुछ महीनों से गायब है। तो इसके बाद वॉटसन बिल्डिंग कंपनी में जाकर वहाँ के मैनेजर से यही सेम सवाल करता है, जिसे सुन मैनेजर बताता है कि हाँ, एक ऐसी लड़की तो थी, उसका नाम सैरा था। वो पहले किसी और लेडी के यहाँ मेडन का काम करती थी, लेकिन न्यू ईयर की शुरुआत में उसे काम से निकाल दिया गया और फिर वो हमारे यहाँ काम मांगने आई, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इतने में सीन शर्लॉक पर शिफ्ट होता है, जो रॉबर्टा से मिलने आया था। शर्लॉक रॉबर्टा से कुछ देर बात करके उससे पूछता है कि क्या रॉबर्टा के पास जॉर्जिना का कोई ऐसा सामान है जो जॉर्जिना हमेशा अपने साथ रखती या फिर पहनती थी। तो रॉबर्टा को याद आता है कि जॉर्जिना अपने डांसिंग शूज हमेशा पहना करती थी। ऐसा कहकर रॉबर्टा वो डांसिंग
शूज निकालने जाती है, तभी शर्लॉक पूछता है कि जॉर्जिना ने वो शूज कहाँ से बनवाए थे। रॉबर्टा जवाब देती है बिलनी कंपनी के एक एम्प्लॉय से। तो इसे सुन शर्लॉक का शक पूरा होता है। आगे वॉटसन वापस आकर शर्लॉक को बताता है कि मैंने फर्स्ट विक्टिम सैरा के बारे में छानबीन की तो पता चला कि सैरा की लाश मेडिकल एग्जामिनर को पानी में तैरती हुई नग्न हालत में मिली थी। एग्जामिनर को लगा था कि सैरा ने सुसाइड किया होगा, इसलिए एग्जामिनर ने गाँव के अंदर ही सैरा का फ्यूनरल अरेंज करवा के उसकी लाश कॉफिन में दफना दी। इसे सुन शर्लॉक वॉटसन से कहता है वॉटसन मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, तुम्हें किसी भी तरह सैरा की लाश उसकी कब्र से निकालनी होगी। तो अगले दिन ही वॉटसन कुछ लोगों के साथ मिलकर सैरा की लाश कब्र से निकाल देता है। वहीं आज के ही दिन जॉर्जिना का फ्यूनरल था, जिसे अटेंड करने शहर के बहुत सारे अमीर लोग आए थे और यहाँ शर्लॉक भी मौजूद था। शर्लॉक ये बात अच्छे से जानता था कि फ्यूनरल अटेंड करने जॉर्जिना का किलर भी जरूर आएगा, इसलिए शर्लॉक की निगरानी हर जगह टिकी हुई थी। तभी फ्यूनरल से लौटते वक्त कुछ मेहमान नोटिस करती हैं कि इमोजेन नाम की लड़की उनके बीच नहीं थी। इसे देख शर्लॉक पूछता है आखिर क्या हुआ। तब शर्लॉक को पता चलता है कि इमोजेन जो कि सिर्फ 13 साल की थी, उसे किलर कोहरे के बीच उनके सामने किडनैप करके ले गया। ये जानने के बाद शर्लॉक अपने घर में वायलिन प्ले करने लगता है। दरअसल शर्लॉक उसी मौके पर वायलिन प्ले करता था जब सिचुएशन बस से बाहर चली जाती थी। शर्लॉक वॉटसन से पूछता है कि उसे पहली विक्टिम सैरा की लाश से क्या मिला। तब वॉटसन शर्लॉक को एक काफी लंबा कपड़ा दिखाता है जो कि सैरा के थ्रोट में अटका हुआ था। इसे देख शर्लॉक कहता है हमें किलर को किसी भी तरह ढूंढना होगा क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इमोजेन जो किडनैप हुई थी वो रास्ते में कुछ लोगों को सही सलामत मिल जाती है। यहाँ इमोजेन के हाथ में किलर का वही रेशम वाला कपड़ा था। इस खबर के मिलते ही शर्लॉक लेस्ट्रेड के पास पहुँचता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इमोजेन से तहकीकात करने दे, लेकिन लेस्ट्रेड बताता है कि इमोजेन फिलहाल घबराई हुई है और अगर ऐसी हालत में उससे किलर के बारे में पूछा गया तो वो और भी ज्यादा शॉक में चली जाएगी। लेकिन शर्लॉक इस चीज का हल निकाल लेता है। कुछ समय बाद लेस्ट्रेड शर्लॉक को बताता है कि हमने उस लेडी का पता किया जिसके यहाँ सैरा पहले काम करती थी। उनका नाम लेडी मरियम था और मरियम ने सैरा को न्यू ईयर के वक्त काम से इसलिए निकाला था क्योंकि सैरा उनके अंडरगारमेंट, सॉक्स और कुछ कपड़े चुराते वक्त पकड़ी गई थी। शर्लॉक कहता है क्या उस वक्त कोई ऐसा आदमी था जो सैरा के साथ मैडम मरियम के घर में जॉब करता था। तो लेस्ट्रेड ऐसे आदमियों की लिस्ट देता है। इसे देख शर्लॉक चार्ल्स एलन का नाम पढ़ता है और बताता है कि ये शू मेकर तीनों केसेस में जुड़ा हुआ है। सैरा के मर्डर के दौरान ये सैरा के साथ काम करता था। एलिस के मर्डर से पहले यही आदमी एलिस का शूज बनाने आया था और जॉर्जिना के मर्डर के वक्त भी इसी आदमी को जॉर्जिना के डांस शूज बनाने के लिए हायर किया गया था। हमें किसी तरह इस आदमी को बुलाकर इससे तहकीकात करनी होगी। आगे शर्लॉक वॉटसन की वाइफ को डिपार्टमेंट में बुलाता है। असल में वॉटसन की वाइफ जेनी एक साइकोलॉजिस्ट थी और जेनी को डिप्रेस पीड़ित लोगों से बात उगलवाना अच्छे से आता था। आगे जेनी ही इमोजेन का बयान लेती है तो इमोजेन यहाँ याद करके बताती है कि वो किलर मुझे किडनैप करके एक अजीब सी जगह में ले गया था। उसने मेरे हाथ पैर बांधे और फिर मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की जो वो अपने बाकी विक्टिम्स के साथ कर चुका था, लेकिन तभी अचानक से वो घबरा गया और जल्दी से मुझे बेहोश करके सीढ़ियों के पास खड़ा कर दिया। जब मैं उन सीढ़ियों से नीचे आई तो मैंने खुद को सड़क में पाया। जेनी कहती है क्या तुमने उस किलर का फेस देखा। तभी सीन शर्लॉक पर शिफ्ट होता है जिसने इधर इन्वेस्टिगेट करने चार्ल्स एलन यानी उसी शू मेकर को बुलाया था। शर्लॉक कहता है अजीब बात है, जितने भी विक्टिम्स मरे हैं उन सब से आप किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। चार्ल्स कहता है हो सकता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस हो। तो यहाँ शर्लॉक चार्ल्स से और भी सवाल पूछता है, लेकिन चार्ल्स का साफ सीधा कहना था कि उसका तीनों विक्टिम्स के कत्ल से कोई रिलेशन नहीं और तीनों ही क्राइम होते वक्त वो कई लोगों के सामने हॉल में मौजूद था जिसे वो साबित भी कर सकता है। शर्लॉक कहता है फिर आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको अपने फिंगरप्रिंट्स हमारे यहाँ दर्ज कराने होंगे। तो चार्ल्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस पर मान जाता है। अगले सीन में शर्लॉक जेनी से मिलता है। जेनी बताती है कि इमोजेन ने किलर का चेहरा देखा हुआ है, लेकिन अभी इमोजेन की हालत बहुत खराब है, फिलहाल हमें उसे घर भेज देना चाहिए। तो शर्लॉक कुछ सोचकर कहता है ठीक है फिर उसे घर भेज दो। ऐसा कहकर शर्लॉक उस कमरे में जाता है जहां चार्ल्स अपने फिंगरप्रिंट दर्ज करा चुका था। शर्लॉक चार्ल्स को लेकर बाहर निकलता है और चार्ल्स को झूठ बोलकर एग्जिट गेट की जगह हॉल की तरफ से ले चलता है। इसी हॉल में इमोजेन की माँ इमोजेन को घर ले जा रही थी।
तभी रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं और इमोजेन चार्ल्स को देखते ही घबरा कर कहती है, यही वो दरिंदा है जिसने मुझे किडनैप किया था। तो अब शर्लॉक चार्ल्स को अपने साथ वापस ले चलता है। वहीं वॉटसन इमोजेन को किसी तरह शांत कराता है। नेक्स्ट सीन में जेनी शर्लॉक पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन शर्लॉक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ किलर को जल्द से जल्द पकड़ने से मतलब है। आगे थोड़ी समय बाद एक ऑफिसर चार्ल्स के फिंगरप्रिंट लेकर आता है और यहाँ लेस्ट्रेड उस फिंगरप्रिंट को किलर के फिंगरप्रिंट से मैच करता है, पर ये फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं होते। इसे देख शर्लॉक को भी कुछ समझ नहीं आता और अब एविडेंस न मिल पाने के कारण इन्हें चार्ल्स को रिलीज करना पड़ता है। यानी असली किलर अभी भी सड़कों में खुलेआम घूम रहा है और पकड़ा नहीं गया। तभी उसी रात शर्लॉक रॉबर्टा के घर जाता है और रॉबर्टा से कहता है, अगर तुम अपनी बहन के कातिल को पकड़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। फिर मूवी सीधा उसी दिन पर शिफ्ट होती है जिस दिन इंग्लैंड के किंग और क्वीन आने वाले थे। इस दिन के लिए सभी डांसिंग गर्ल्स तैयार हो रही थी और इन्हीं में से एक रॉबर्टा भी थी। रॉबर्टा ने जानबूझकर शर्लॉक के कहने पर अपने शूज के नॉट सिल्क के कपड़ों से बनवाए हुए थे। वहीं आज के इस प्रोग्राम में शर्लॉक का साथी वॉटसन, शहर के सभी जाने माने अमीर लोग और चार्ल्स भी आया था। इस दौरान वॉटसन एक फ्रेंच आदमी से मिलता है जिसकी बातों से पता चलता है कि वो शर्लॉक होम्स का काफी बड़ा फैन है। अब यहाँ डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है और इस परफॉर्मेंस के दौरान चार्ल्स की आंखें सिर्फ रॉबर्टा के पैरों की तरफ ही टिकी हुई थी। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रॉबर्टा अकेले आराम करने चली जाती है और तभी चार्ल्स रॉबर्टा के पास ड्रिंक लेकर आता है। जैसे ही रॉबर्टा चार्ल्स के लाए ड्रिंक को पीती है वैसे ही वो बेहोश हो जाती है और तभी अचानक से वो फ्रेंच आदमी आकर चार्ल्स को पकड़ लेता है। उसी वक्त वहाँ वॉटसन और सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो फ्रेंच आदमी असल में शर्लॉक होम्स था। शर्लॉक होम्स भेस बदलकर इसलिए आया था ताकि चार्ल्स उसकी गैर हाजिरी में कोई गलती करे और फिर पकड़ा जाए। अब चार्ल्स को दोबारा पुलिस स्टेशन लाया जाता है और यहाँ लेस्ट्रेड कुछ समझ नहीं पाता। तब शर्लॉक कहता है, चार्ल्स के फिंगरप्रिंट को दोबारा चेक कीजिए, उसी से ये सारी गुत्थी सुलझेगी। लेस्ट्रेड कहता है, लेकिन दोबारा फिंगरप्रिंट चेक करने से क्या फायदा होगा? शर्लॉक कहता है, जिसे हमने पिछली बार पकड़ा था वो चार्ल्स नहीं बल्कि चार्ल्स का जुड़वा भाई था, यानी आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर। और अब जिस इंसान को हमने पकड़ा है वो वाकई असली चार्ल्स है। चार्ल्स जब भी लड़कियों को अगवा करता था तब उसका भाई लोगों के सामने मौजूद रहकर उसकी अलीबी बनाता था। इसी कारण से दोनों भाई कभी पकड़े नहीं गए थे। फिलहाल हमें चार्ल्स के भाई को ढूंढना होगा, वो अभी तक फरार है। फिर थोड़ी देर बाद चार्ल्स की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आती है। इसे देखकर शर्लॉक निराश होकर कहता है, असली किलर अभी भी फरार है और जिसे हमने पकड़ा है वो फिर से नकली चार्ल्स है। इतने में ही सीन रॉबर्टा पर शिफ्ट होता है जो अपने कमरे में थी कि तभी असली चार्ल्स आकर रॉबर्टा को बेहोश करके अपने साथ ले चलता है। दूसरी तरफ लेस्ट्रेड चार्ल्स के भाई को मारकर उससे उगलवाने की कोशिश करता है कि चार्ल्स रॉबर्टा को लेकर कहाँ गया होगा। तो मार खाने के बाद चार्ल्स का भाई कहता है, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ। तो आगे लेस्ट्रेड के ऑफिसर्स चार्ल्स के भाई को जेल से बाहर ले जाते हैं ताकि वो उन्हें चार्ल्स तक ले चले, लेकिन इसके बजाय चार्ल्स का जुड़वा भाई ऑफिसर्स को मारकर किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वहीं हम वॉटसन को देखते हैं। वॉटसन भागते हुए सीधा लॉरेन के घर में जाता है और लॉरेन से कहता है, चार्ल्स ने सबसे लंबे समय तक सिर्फ आपके ही घर में काम किया था। आपको चार्ल्स की कोई ऐसी लोकेशन का पता है जहां चार्ल्स अक्सर जाया करता था? तो इसे सुन लॉरेन को एक जगह याद आती है, जिसके बाद शर्लॉक और वॉटसन एक साथ उस लोकेशन में पहुंचती हैं। तो यहाँ इन्हें चार्ल्स की वो ड्रेस दिखती है जिसे वो रोबर्टा को पहनाने वाला था। इधर चार्ल्स इन दोनों को देखते ही रोबर्टा को होस्टेज बना लेता है। यहाँ शर्लॉक चार्ल्स को समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो बस एक पागलपन है। इस डिजायर को पूरा करने से तुम्हारी डिजायर कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। इसी चक्कर में तुम कई और मासूम औरतों को मार डालोगे। लेकिन चार्ल्स शर्लॉक होम्स की बात नहीं सुनता और रॉबर्टा का गला दबाने लगता है। इसे देख शर्लॉक चार्ल्स के सामने ही वो कपड़ा फाड़ देता है जिसे चार्ल्स ने रॉबर्टा के लिए तैयार किया था। इसे देख चार्ल्स गुस्से में शर्लॉक की तरफ भागते हुए आता है, लेकिन शर्लॉक उसे नीचे गिरा देता है कि इतने में ही चार्ल्स का भाई वहां आकर शर्लॉक के पीछे हमला कर देता है। लेकिन शर्लॉक उसके घुटने में गोली मारकर उसे भी नीचे गिरा देता है और अब ये दोनों भाई एक साथ पकड़े गए थे। वहीं रॉबर्टा जिंदा बच गई थी। आगे इन दोनों भाइयों को जेल में भेज दिया जाता है। वहीं इसी के कुछ दिनों बाद वॉटसन और जेनी की एंगेजमेंट हो जाती है, जिसमें शर्लॉक भी काफी खुश दिखता है। एंडिंग सीन में दिखाते हैं कि अब शर्लॉक का जेनी और औरतों के प्रति नजरिया काफी सही हो गया था।
वह उनकी इज्जत करने लगा था। इधर शर्लॉक वॉटसन और चैनी को अकेले एक साथ टाइम स्पेंड करने का कहता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाती हैं। वहीं शर्लॉक अकेले बैठकर अपनी सिगरेट पीता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह की मूवीज ज्यादा पसंद है, ताकि हम उसी जॉनर की मूवीज को ला सकें। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।